नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी पर हमारा खास कार्यक्रम सॉल्यूशन और मैं हूं आपके साथ महिमा। सॉल्यूशन में हम देते हैं आपको आपकी परेशानियों का सही हल। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू आखिर होता क्या है, किस तरह की ये इंसानी शरीर में फैलता है और इस संक्रमण के रोकथाम के बारे में। दरअसल स्वाइन फ्लू एक तरह का वायरस होता है जिसका संक्रमण मनुष्यों में आरंभ हो चुका है, जिसने अब 21वीं सदी की महामारी का रूप ले लिया है। इसे H1 और N1 इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। स्वाइन फ्लू और इससे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश पालीवाल। और इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते होंगे और जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं आप हमें फोन करें और अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। चलिए डॉक्टर साहब आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे स्वाइन फ्लू आखिर है क्या और ये किस तरह से इंसानी शरीर में ये अपने संक्रमण फैलाता है? देखिए मैडम, यदि स्वाइन फ्लू की बात करें तो ये कुछ वर्षों पूर्व सिर्फ सूअरों में पाया जाता था, स्वाइन में पाया जाता था जी। और उनके संक्रमण के कारण उनको उनकी देखरेख करने वाले जो मनुष्य रहते थे, जो मानव रहता था, उनमें इसका संक्रमण पाया जाने लगा और फिर धीरे धीरे ये संक्रमण मानव से मानव के शरीर में भी पाया जाने लगा। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से इस वायरस का मुख्य रूप से पहला संक्रमण सूअरों में पाया जाने के कारण जी। इस बीमारी का नाम स्वाइन फ्लू रखा और इसके बाद यही इसका नाम आगे बढ़ता चला गया और पूरे विश्व में यदि हम देखें तो इसे स्वाइन फ्लू के नाम से इसी कारण से जाना जाता है। ये हमारे देश की बीमारी नहीं है, ये विदेशों से आई हुई आयातित बीमारी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में भी आज एक भीषण संकट या लोगों में भय और इस बीमारी से कहीं न कहीं लोग प्रभावित हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आम लोग तो इसको स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, लेकिन H1N1 इन्फ्लुएंजा इसका ये नाम किस वजह से पड़ा? देखिए क्या होता है, जब किसी भी प्रकार से यदि कोई विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान में यदि किसी प्रकार का कोई शोध होता है जी। तो उस शोध के पीछे जब कोई नया तत्व या कोई नया वायरस या कोई नया बैक्टीरिया पाया जाता है तो उसका नामांकन होता है, उसका नाम रखा जाता है ताकि कभी भी जब सबसे पहले जो उसका नाम रख दिया जाता है उसी नाम के आधार पर उसी नाम की परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है और उसी नाम के आधार पर उसकी जांचें और उसकी नीति निर्धारित होती है, चिकित्सा क्षेत्र के सारे निर्णय निर्धारित होते हैं। और इसके कारण जब ये वायरस सबसे पहले डिटेक्ट किया गया तो इसको H1N1 नाम दिया गया और वही H1N1 नाम से इस वायरस को जाना जाता है, जो एक तरह से इन्फ्लुएंजा की तरह, एक जुकाम की तरह, एक सामान्य सर्दी खांसी जुकाम की तरह फ्लू वाला रोग पैदा करता है, इसलिए इसको स्वाइन फ्लू कहा गया। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब पहले देखा जाता था कि ये रोग, ये संक्रमण सुअरों में जो पाया जाता है संक्रमण ना जानवरों के लिए घातक हुआ करता था और ना इंसानों के लिए। तो अब ऐसा क्या हो गया जो इंसानों में ये वायरस अचानक अटैक करने लगा और बहुत गंभीर बीमारी के रूप में निकल के सामने आया? देखिए, जब भी कोई संक्रमण किसी शरीर में पैदा होता है या शरीर में जाता है, प्रवेश करता है तो उसको उस व्यक्ति या उस शरीर की संरचना का कितना सकारात्मक उसको वातावरण मिलता है जी। उसको अपने जनरेशन के लिए, उसको अपनी उत्पत्ति के लिए, उसको अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, उसको अपनी संख्या में इजाफा करने के लिए किस शरीर में कैसा वातावरण मिलता है। जितना ज्यादा सकारात्मक वातावरण मिलेगा निश्चित तौर पर उसमें उतने ज्यादा गुना उस वायरस का रिप्रोडक्शन होगा, उसकी पैदाइश होगी, वो बढ़ता चला जाएगा और करोड़ों की संख्या में जब वायरस किसी के शरीर में बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसके शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं तो वो जानलेवा होता है। ऐसे में सूअरों से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए सकारात्मक जो वातावरण मनुष्यों के शरीर में मिला, इसलिए ये मनुष्यों के लिए भी घातक सिद्ध हुआ। जी बिल्कुल। तो क्या हम इस वायरस को आम फ्लू की तरह भी देख सकते हैं कि जो फ्लू हो जाते हैं, तो क्या उसी तरह ये है या और ज्यादा ये घातक हो सकता है शरीर के लिए? मैडम, आपका बहुत सरल प्रश्न है और इसका सवाल भी बहुत सरल होने के साथ साथ कहीं जटिलता लिए हुए जी। यदि हम सामान्य सर्दी खांसी जुकाम की बात करें तो स्वाइन फ्लू के भी लक्षण सीधे सामान्य सर्दी खांसी जुकाम की तरह ही शुरुआत में होते हैं जी। शुरुआत में इसे सामान्य जुकाम या अन्य किसी और कारण से हुए जुकाम में और इसमें परिवर्तन या किसी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई जाती। दोनों के लक्षण लगभग सेम होते हैं जी। लगभग एक जैसे होते हैं। ऐसे में सामान्य तौर पर व्यक्ति जब उसे जुकाम खांसी सर्दी होती है तो वह समझता है कि ठीक है, अभी तक जैसा उसे मौसमी सर्दी जुकाम होता है वैसा ही ये सर्दी जुकाम होगा और उसी भ्रम में कई बार
रोगी उसको उसके साथ लापरवाही करता है जी। उसके साथ कुछ बेगोरी करता है, कुछ समय नष्ट करता है, और जब यदि वो उसका कारण उस जुकाम का कारण या उस फ्लू का कारण स्वाइन फ्लू होता है तो वो एक बड़ा खतरनाक स्वरूप में परिवर्तित होता है, गलत यू टर्न लेता है और मनुष्यों के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि आम फ्लू की तरह ही इसके लक्षण भी होते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को ये आम लक्षण हो रहे हैं तो कैसे पहचानेगा कि हमें स्वाइन फ्लू हो गया है या ये स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं? देखिए, कहीं न कहीं यदि मनुष्य अपनी दिनचर्या पर यदि उसे सर्दी खांसी हुआ तो अपने सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर यदि वो प्रकाश डालेगा या याद करेगा तो उसे ये कहीं न कहीं एक कड़ी मिलेगी जिसमें वो कह सकता है कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मेरा कोई परिचित सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित था, मैं उसके साथ काम या यात्रा कर रहा था, या मैंने उसके साथ उठा बैठा, या मैं उसके साथ खाना खाया, या मेरी दिनचर्या का कोई भी हिस्सा मैंने उसके साथ बिताया जी। ये एक हिस्ट्री मिलती है। उसके साथ अक्सर ये देखा जाता है कि जब स्वाइन फ्लू शुरुआत में इसके जो लक्षण होते हैं सर्दी खांसी जुकाम की तरह होते हैं, नाक बहना, छींके ज्यादा आना, गले में दर्द होना, गले में खराश होना, उसके साथ कई बार हल्का या मध्यम बुखार आना, खांसी होना, सर दर्द होना, जोड़ों में और बदन में दर्द होना, और कई बार सामान्य तौर पर इसमें हल्का या मध्यम बुखार आता है, लेकिन कुछ लोगों में जिनमें इसका संक्रमण ज्यादा हो जाता है, बुखार ज्यादा भी या तेज बुखार भी आ सकता है। ये सामान्य तौर पर इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। और इसके शुरुआती लक्षण के साथ साथ यदि इस रोग में अगले कुछ दिनों में 1 या 2 दिनों में ही यदि बहुत तेजी से यदि सांस की तकलीफ होने लगे, पूरे बदन में दर्द होने लगे, बुखार तेज आने लगे, सांस की रफ्तार बढ़ने लगे, शरीर में चिकित्सक के निरीक्षण के दौरान यदि ऑक्सीजन का प्रवाह कम होने लगे, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पहले ग्रेड का स्वाइन फ्लू उसके दूसरे ग्रेड में आगे बढ़ गया। हमारे साथ हमारे एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, भोपाल से शिवानी गुप्ता हमसे जुड़ी हैं। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पे। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि स्वाइन फ्लू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके रोकथाम के लिए हमें किन चीजों का उपयोग, मतलब क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है शिवानी जी। तो डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि किस तरीके से रोकथाम करें, किस तरीके से बचाव करें स्वाइन फ्लू से, बताइए। देखिए शिवानी जी, मैं आपके प्रश्न का आदर करता हूं, अभिवादन करता हूं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, जनहित में। मैं सिर्फ इसमें यही कहना चाहूंगा कि सावधानी और बचाव, यदि हम इन 2 चीजों पर बहुत ध्यान दें तो समाज को भी बचा सकते हैं और हमारे शरीर को भी बचा सकते हैं। सावधानी और बचाव की यदि हम बात करें तो यदि कोई व्यक्ति जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, यदि वो अपने को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो आप उसके संपर्क में नहीं आए। आप ऐसे मौसम में जब स्वाइन फ्लू का रोग ज्यादा फैलाओ तो भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं। और यदि आप खुद को भी, यदि हमारे परिवार में हमको या खुद को भी यदि इस तरह का किसी प्रकार का लक्षण है तो परिवार और समाज के हित में हम अपने आप को एक अलग कमरे में आइसोलेट करें, हमारे कपड़े, हमारे बर्तन अलग रखें, और पूरी सावधानी ये रखें कि हम स्वयं भी मास्क पहने और हमारे एक्सपोजर में हमारे परिजनों को और हमारे मित्रों को, हमारे हितैषियों को और हमारे साथ में काम करने वाले साथियों को नहीं आने दें। हमारे लिए भी और समाज में यदि व्यक्ति पीड़ित हमें दिखता है, इसको इस तरह के लक्षण दिखते हैं, तो उससे भी हमें उससे बचाव करना है, और यदि हमें हो गया तो उसको बाकी लोगों को हमसे बचाव कराना। सावधानी और सुरक्षा, यदि हम थोड़ी सावधानी रखेंगे तो बड़ी समस्या से हम दूर रहेंगे और निश्चित तौर पर हमारे हित में भी और समाज के हित में भी स्वाइन फ्लू की लड़ाई में हम कामयाब होंगे, जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो शिवानी जी, जैसा कि अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो अपने आप की सुरक्षा ही करना, यदि अगर आप अपने आप की सुरक्षा करेंगे तो आपको कोई भी वायरस, स्वाइन फ्लू क्या कोई भी वायरस आपकी बॉडी में अटैक नहीं कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है शरीर में रोधक क्षमता जो होती है उसको वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, जिस वजह से कोई भी वायरस हमारे शरीर पर अटैक नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आपसे अगला सवाल करना चाहूंगी कि आजकल स्वाइन फ्लू से बचने के लिए जो लोग हैं मास्क पहन के घूमते हैं, तो क्या ये कितना कारगर है? क्या इससे संक्रमण नहीं फैलता या किसी के कांटेक्ट में आने से वायरस नहीं लगते? देखिए, यदि बीमारी विशेष की बात करें तो सामान्य तौर पर जो सामान्य व्यक्ति अक्सर मास्क पहने घूमते हैं वो सिंगल लेयर मास्क होता है, सामान्य सा मास्क होता है जो मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। इससे हमें छद्म सुरक्षा जरूर मिल सकती है पर संपूर्ण सुरक्षा नहीं मिलती। कुछ हद तक हम उस बीमारी के वायरस से सीधे संपर्क में नहीं आए उतनी सुरक्षा मिलती है। लेकिन यदि हम ये बात करें कि ये जो मास्क हम पहनकर घूमते हैं, या कई बार चिकित्सा या अस्पतालों में भी हम देखते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर मास्क पहने घूमते हैं, किसी हद तक एक सीमित सुरक्षा तो स्वाइन फ्लू से देता है, बाकी अन्य रोगों से निश्चित तौर पर ज्यादा सुरक्षा देता है। यदि हम स्वाइन फ्लू से मास्क की सुरक्षा की बात करें तो 100% सुरक्षा के लिए ट्रिपल लेयर मास्क आता है,
वही ट्रिपल लेयर मास्क इसके लिए प्रभावी होता है, जो सामान्य तौर पर स्वाइन फ्लू से पीड़ित रोगियों की चिकित्सा सेवा करने वाले चिकित्सकों या फिर पैरामेडिकल स्टाफ को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। सामान्य तौर पर ट्रिपल लेयर मास्क यदि बाजार में मिलता भी है तो महंगा होता है, लेकिन सिर्फ हम स्वाइन फ्लू के डर से हर कोई ट्रिपल लेयर मास्क पहनकर भी घूमे, वो भी कहीं मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। जी बिल्कुल। और इस समय हमारे साथ हमारी एक और दर्शक बैतूल से अंजलि हमसे जुड़ चुके हैं। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। क्या समस्या है आपकी? थैंक यू मैम। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे स्वाइन फ्लू होता है तो उसमें क्या खाने में हमें खाने पीने में कुछ परहेज करना पड़ता है? जैसे अगर हम देखते हैं कि चिकन पॉक्स में ऐसा होता है कि बीमारी हमारी फैलती है तो हमें थोड़ा मतलब उसका दूर रहना होता है सबसे, तो क्या इसमें भी हमें इस तरीके का कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि आपको थोड़ा सबसे बच के चलना और खाने पीने पे ध्यान रखना है? जी चलिए, बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। तो डॉक्टर साहब, इस पर कुछ बताइए कि किस तरीके का खान पान लेना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए? आपके वक्तव्य में दो चीजें निहित है। एक निहित है कि हमें खान पान में क्या सावधानी रखना, और दूसरा सावधानी हमको किसी यदि मान लो कोई इस प्रकार का कोई परेशानी होती है तो उसके लिए क्या करना। यदि हम खान पान की बात करें तो ऐसे में सामान्य तौर पर सामान्य भोजन लेना चाहिए, जिसमें प्रोटीन की यदि अधिकता रहेगी तो निश्चित तौर पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के इजाफे के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी इस रोग के लिए कहीं न कहीं उचित होता है। ये दो सामान्य सावधानियां होती। यदि हम ऐसे समय में, रोग के समय में भारी भोजन करें, गरिष्ठ भोजन करें या बाजार का भोजन करें या ऐसा भोजन करें जो पच नहीं सकता, तो कई बार स्वाइन फ्लू में भी उल्टी और कभी कभार दस्त होते हैं। तो निश्चित तौर पर स्वाइन फ्लू में कभी कभार किसी रोगी को उल्टी दस्त होते हैं। तो यदि हम हल्का खाना खाने के बजाय भारी भोजन की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी हमें कुछ न कुछ समस्या आएंगी। एक ये हो गया। दूसरा, यदि हम सावधानी की बात करें तो सावधानी के बारे में मैं आपसे पहले वाले जो दर्शक थे उनको जो जवाब दिया था वही उस पर आप भी अमल करें। जी बिल्कुल। तो जैसा कि पहले भी बताया गया कि आप अपने आप का अगर ध्यान रखेंगे, सही तरीके से हर चीज़ का इलाज कराएंगे, बॉडी ट्रीटमेंट लेंगे, सही तरीके से अपनी बॉडी को का चेकअप कराएंगे, हर एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, तो आपको किसी भी तरीके का वायरस अटैक नहीं कर सकता। और स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्द ही लोगों में फैलती है। पहले ऐसी भ्रांति थी कि ये सिर्फ सुअर से एक इंसान में हो सकती है, लेकिन अब ये ऐसा हो गया है कि किसी भी अगर स्वाइन फ्लू वाले व्यक्ति के पास अगर आप जाएंगे, उससे कांटेक्ट करेंगे, उससे कम्युनिकेशन करेंगे, तो उसके थ्रू भी आपको ये बीमारी हो सकती है। चले इस पर अगली हमारे साथ कॉलर हमसे जुड़ चुकी हैं, रीवा से सत्या हमसे जुड़ चुके हैं। सत्या जी, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। क्या समस्या है, बताइए। थैंक यू। मेरा ये क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू कंजेक्टिव होता है, वो फैलता है, तो हम पब्लिक एरियाज में कैसे परहेज करें? हमें तो क्योंकि अमूमन हमें तो खुद को पता नहीं होगा कि पब्लिक में किसको स्वाइन फ्लू है किसको नहीं, तो हम क्या सतर्कता बरतें जिससे हम तक स्वाइन फ्लू के बैक्टीरिया इन्फेक्शन हम तक ना हो और ना पहुंचे? जी डॉक्टर साहब बताएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, स्वागत है आपका। मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से जब भी मनाही की जाती है तो उसका कारण ये रहता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में संख्या में बहुत अधिक पुरुष और महिलाएं होते हैं। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि किनको जुकाम होगा या किनको जुकाम नहीं होगा। कईयों को 3 से 4% लोगों को सामान्य तौर पर सर्दी खांसी जुकाम जैसा एक हल्का सा कुछ न कुछ चलता रहता है, तो एक तो वो कारण हुआ। दूसरा, यदि हम कहीं बात करें तो हम कहीं पर भी बाजार में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर खान पान की गुणवत्ता, खान पान के स्थान की गुणवत्ता, वहां की साफ सफाई की गुणवत्ता, वहां के कार्य करने वाले कर्मचारियों के ड्रेस कोड की और उनके खुद के तौर तरीकों की गुणवत्ता पर यदि हम ध्यान देते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों पर यदि हम अमल करेंगे और ध्यान देंगे और हम खुद भी हर कहीं कचरा ना फेंकें, हर कहीं गंदगी ना करें, उसकी गुणवत्ता, और यदि शहर में कहीं पर भी इंसान के बीच में या किसी स्थान पर यदि हमें खुले में घूमते हुए सूअर दिखाई दें तो उस बारे में कहीं न कहीं आपत्ति करने की जिम्मेदारी यदि हम आपका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी कुछ न कुछ हमारे दायित्व की पूर्ति जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कहीं पर भी जैसे कि ये वायरस सुअर के द्वारा फैलता है तो सरकार को भी इस चीज पर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अभी ये संक्रमण बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। चलिए अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, लव कुश, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। क्या है समस्या, बताएं। जी धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता था कि जैसे ये स्वाइन फ्लू की बीमारी नमी की वजह से फैलती है, तो ये अभी कब तक इसके आसार है, कब तक इसके लक्षण रहेंगे, या इसके बचाव में और क्या क्या किया जा सकता है?
जी डॉक्टर साहब बताएं, लक्षण किस तरीके से हैं और कब तक क्या वैक्सीनेशन लेने पर ये लक्षण की रोकथाम हो सकती है या बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है? लवकुश जी, आपके प्रश्न के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वर्ष यदि हम वातावरण या मौसम की बात करें तो सर्दी का मौसम बहुत लंबा खिंचा, बीच में बारिश होती रही। दिन में अक्सर हम देखते थे कि तापमान बहुत ऊपर चला जाता था और रात का तापमान अचानक नीचे चला जाता था। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण से ठंडी हवाएं आती थी, उत्तर की बात करें तो उत्तर से ठंडी हवाएं आती थी, और यदि पूरब की और उत्तर की बात करें तो वहां से गर्म हवाएं आती थी। ऐसे में हम हिंदुस्तान के तापक्रम की बात करें तो दिन में बहुत सर्द, दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत सर्दी। ऐसा यदि मौसम में लगातार परिवर्तन और बीच में यदि नमी के बारिश के कारण नमी हो तो ये जो वातावरण है ये निश्चित तौर पर स्वाइन फ्लू के लिए, कीटाणुओं के लिए, वायरस के लिए ज्यादा, मैं समझता हूं कि ज्यादा सकारात्मक, उनके लिए ज्यादा उनके जिंदा रहने के लिए ज्यादा अच्छा वातावरण ये इन दिनों चल रहा है। और इस वर्ष की बात करें तो अभी फिर से बारिश की कहीं न कहीं पूर्वानुमान है। मैं समझता हूं कि होली तक इस वायरस से हमें बच के रहने की जरूरत रहेगी। होली बाद जो मौसम, जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक होली के बाद जब मौसम बिल्कुल गर्म हो जाएगा तब जाकर इसके मरीजों की संख्या में, रोगियों की संख्या में अचानक कमी आएगी। लेकिन कम से कम होली के त्योहार तक, 25 मार्च तक, ये वातावरण में जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, ये वातावरण है, इसमें गर्मी और नमी युक्त वातावरण, ठंडा और नमी युक्त वातावरण, ये दोनों इस तरह के वायरस के लिए बहुत सकारात्मक होता है। ये जब तक मौसम इस तरह का रहेगा तब तक स्वाइन फ्लू की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। हमको कम से कम 15 दिन और सावधानी रखने की बहुत महती आवश्यकता सभी को है। चलिए, बहुत धन्यवाद लवकुश जी हमसे जुड़ने के लिए। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है नादिर टीवी पर। क्या समस्या है बताएं। मैडम, मैं आपके माध्यम से दर से पूछना चाहता हूँ जी कि जो स्वाइन फ्लू का जैसे मतलब शुरुआती लक्षण जो स्वाइन फ्लू के होते हैं जी, उसमें हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि हमारी स्थिति ना बिगड़ पाए और हमारे इलाज में अगर हमारे पास फौरी इलाज अगर उपलब्ध नहीं है तो मरीज को किस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जी डॉक्टर साहब, किस तरीके से शुरुआती लक्षणों का पता चलेगा कि ये स्वाइन फ्लू के लक्षण है? आपका सही प्रश्न है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार में रहता है, संसार में रहता है, मित्रों के बीच में रहता है, व्यापार करता है। यदि हम हमारे प्रत्येक दिन की दिनचर्या की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति दसों से और सैकड़ों से संपर्क में आता है। यदि हम स्वयं कहीं पर इस तरह के किसी लक्षण से प्रभावित हैं तो हमारे परिवार और हमारे बाकी संसार और परिजनों के लिए हम स्वयं को अलग करें। यदि इस तरह के कोई लक्षण है तो कोशिश करें कारोबार से छुट्टी ले लें, ऑफिस से छुट्टी ले लें, अपने आप को अलग रखें। अब बैरियर रखें, बच्चों को और बाकी परिजनों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, मास्क पहन कर रखें। और यदि संभव हो तो कहीं ना कहीं यदि हम हमारे घर में भी कोई हमारे कपड़े और हमारे टॉवेल वगैरह है, बर्तन वगैरह, कोशिश कर लें 1-2 दिन के लिए अलग रख लें। एक तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा यदि स्वाइन फ्लू की बात करें तो बड़े शहरों में तो इसके उपचार की सरलता से व्यवस्थाएं, लेकिन छोटे और मझोले शहरों में आज भी निश्चित तौर पर इस समस्या के बारे में ना तो ज्यादा जागरूकता है ना व्यवस्थाएं। ऐसी परिस्थिति में यदि मान लो ये इसके लक्षण तेजी से बढ़ते हुए सांस की तकलीफ होने लगी और यदि ऐसा लगने लगा कि हमारी सांस की रफ्तार बढ़ गई, उसके साथ बुखार बढ़ गया, उसके साथ पेट दर्द और अन्य शिकायतें बढ़ गई, हमारे हाथ पैर बदन में बहुत दर्द होने लगा, उल्टी जैसे लक्षण आने लगे, तो ऐसी स्थिति में बगैर समय नष्ट किए उस अधिकृत चिकित्सालय पर पहुंचे जो अस्पताल शासन द्वारा अधिमान्य है, अधिकृत किया गया है स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जैसे कि आपने सवाल किया था कि शुरुआती लक्षणों के बारे में बताएं डॉक्टर साहब, तो आपको यही बताना चाहेंगे कि शुरुआती लक्षण वही आम चीजें हैं, सर्दी, जुकाम, नाक बहना, गले में दर्द, यही है। लेकिन यदि आपको ये बीमारी, ये लक्षण लगातार बने रहते हैं कई महीनों तक या कई हफ्तों तक, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से अपने टेस्ट कराना चाहिए और टेस्ट में यदि ये पॉजिटिव निकलता है तो इसके वैक्सीनेशन आपको लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी इसके वैक्सीनेशन के बारे में बताइए, कौन कौन से वैक्सीनेशन लगते हैं और क्या ये वैक्सीनेशन सिर्फ संक्रमण पे रोकथाम करते हैं या बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं? देखिए, इसके वैक्सीन के बारे में बात करें तो टेमीफ्लू वैक्सीन वगैरह इसके वैक्सीन विकसित हो रहे हैं और इस वैक्सीन पर काम भी चल रहा है। लेकिन यदि हम स्वाइन फ्लू की बात करें तो ये एक तरह का वायरस है जी, जिसमें हर समय इसमें म्यूटेशन, मतलब उसके व्यवहार में, आकार में और उसके तौर तरीकों में, उसकी आक्रामकता में बार बार ये परिवर्तन लाता है। इसके व्यवहार, आकार और आक्रामकता में बार बार जो परिवर्तन आता है, हर वायरस का ये लक्षण होता है कि वो उसमें म्यूटेशन होता है। तो ऐसे में ना उसका व्यवहार, ना आकार, ना उसका आक्रामकता निश्चित रहती है। ऐसे में इसके वायरस के
यदि वैक्सीन की बात करें तो उसको विकसित करना बहुत कठिन होता है, और यदि वैक्सीन विकसित हुए भी हैं तो उनसे हम 100% गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि स्वाइन फ्लू के वैक्सीन से हमें 100% सुरक्षा मिलेगी। किसी हद तक 60, 70, 80% प्रभावी हैं, और उसका कारण जो मैंने बताया वही है। चलिए धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी एक सवाल करना चाहूंगी, समय की कमी है तो कम शब्दों में जल्दी से जवाब दें कि ये किस उम्र या किस वर्ग आयु में ये बीमारी होती है, और ये ऐसा देखा जाता है कि गर्भवती महिलाओं में बहुत जल्दी ये बीमारी अटैक करती है, और या फिर निमोनिया और अस्थमा के पेशेंट्स में भी ये बीमारी बहुत ज्यादा घातक हो सकती है? देखिए, यदि हम स्वाइन फ्लू की बात करें तो इससे एक समूह विशेष बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, जिसमें बहुत छोटे बच्चे, जिसमें वो बच्चे जिनको एनीमिया, खून की कमी हो, जो किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हो, जिनका वजन कम हो, या फिर ऐसे रोगी जिनमें डायबिटीज हो, और ऐसे रोगी जिनमें ऑलरेडी अस्थमा की शिकायत हो, जिनको सांस की तकलीफ हो, ऐसे रोगी जो कैंसर के उपचार के लिए दवाइयां ले रहे हैं, ऐसे रोगी जो किसी कारण से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, और ऐसे रोगी जो गर्भवती महिलाओं की श्रेणी में आते, गर्भवती महिलाएं, इनमें इस समूह में इस बीमारी का आक्रमण ज्यादा आसानी से, ज्यादा तेजी से फैलता है। वैसे तो एक स्वस्थ व्यक्ति में भी, हष्टपुष्ट व्यक्ति में भी हो सकता है, परंतु इन्हों में ज्यादा फैलता है। और इसके बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा समाज के हित में। यदि कोई व्यक्ति बहुत निर्धन है तो समाज हित में शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे लोगों के इलाज हेतु शासन की एक महती योजना राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत, इसमें चिन्हित अस्पतालों में यदि जाते हैं तो 80,000 तक की व्यवस्था शासन द्वारा इसमें की गई है। यदि आपको उस चीज की जानकारी नहीं है तो उस चीज की जानकारी हासिल करें, और यदि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से बिलो पॉवर्टी वाला यदि इसमें प्रभावित हुआ है, संक्रमित हुआ, और यदि उसका प्रमाणित रोग है तो शासन की ओर से उसके लिए ये भी एक व्यवस्था है, जिसके बारे में मैं देखता हूं कि लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव या जानकारी नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और एक गंभीर बीमारी के बारे में हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि स्वाइन फ्लू किस तरीके की एक गंभीर बीमारी निकलकर सामने आई है, किस तरीके से तेजी से लोगों में फैल रही है। पहले ऐसी भ्रांति थी कि ये सिर्फ सुअर से एक शरीर में, इंसानी शरीर में जाती है, लेकिन आजकल देखा जाता है कि ये कम्युनिकेशन करने में, अगर आप एक व्यक्ति से जिसको स्वाइन फ्लू है और आप उसके पास जाते हैं, बात करते हैं, तो उससे भी आपको हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या में भी इस चीज को सुधार लाना है, अपने आहार विहार में भी सुधार लेकर आना है। तो चलिए फिलहाल के आज के इस कार्यक्रम सॉल्यूशन में फिलहाल इतना ही। कल और अगली बार और हम आपसे नए समाधान को लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।